नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, एक नए प्रोग्राम के साथ हम लोग यहां पर जुड़े हैं और प्रोग्राम का नाम होने वाला है बिहार जिला दर्शन। अब ये क्या है, पहला एपिसोड लेकर के आए हैं। सबसे पहले बातें समझ लीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि हम सभी 71वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर के जुड़े हैं। अब आप जानते हैं कि इसको लेकर के मैं पहले से एक प्रोग्राम आपको पढ़ा रहा हूं, और वो क्या है, बिहार स्पेशल को लेकर के। लेकिन उसमें से आप लोगों का ही कुछ लोगों का डिमांड था कि सर कुछ समस्या इसमें आ रहा है। क्या समस्या आ रहा है, जरा उसको बात करते हैं और उस पैटर्न को भी समझते हैं। दरअसल होता क्या है कि 150 क्वेश्चन आपको पीटी में पूछा जाता है, ठीक है। और इस 150 में अगर देखें तो 30 क्वेश्चन जो होता है वह बिहार स्पेशल से होता है, और 30 क्वेश्चन जो है वह आपका क्या होता है, करंट अफेयर्स। तो अभी ये प्रोग्राम मैं शुरू करूंगा 2-4 दिन में, ये भी शुरू हो जाएगा जैसे लास्ट ईयर में हमने किया था। ये ऑलरेडी आपका स्टार्ट है, यानी कि 30 क्वेश्चन तक का तो यहां पर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक और चीज देखा जाता है, कुछ इसी का पोर्शन ले लीजिए और कुछ एक्स्ट्रा इसमें जोड़ेंगे। तो हमने पीवाईक्यू को एनालिसिस किया और पीवाईक्यू एनालिसिस करके देखा कि 15 से 20 प्रश्न इस 150 में ऐसे भी आ रहे हैं जो कि डिस्ट्रिक्ट ओरिएंटेड है। यानी कि कोई डिस्ट्रिक्ट में कुछ काम हो गया, जैसे नेशनल पार्क किस डिस्ट्रिक्ट में है ना, किसी डिस्ट्रिक्ट के प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, इन सब चीजों को लेकर के प्रश्न आया। रामसर साइट किस डिस्ट्रिक्ट में है, समझ में आ रहा है। यानी कि 15 से 20 क्वेश्चन डिस्ट्रिक्ट वाला है। तो कुल मिलाकर के अगर ये देख ले, 30 यहां से और 30 यहां से, 60 क्वेश्चन बन गया। और कुछ इधर ओवरलैप आ जाता है, 15 भी अगर रख लेते हैं तो 70 से लेकर के मेरा अनुमान है कि 75 क्वेश्चन तक आपको फिर इस खंड से बन जाएगा। और कितना भी कुछ कर लेंगे, कट ऑफ 90 से 95, 92 इससे ऊपर नहीं जाएगा। परेशान होने की बात नहीं है। लास्ट ईयर हम लोगों ने देखा है कि लोगों ने कहा बहुत इजी क्वेश्चन है, शायद 120 तक कट ऑफ जाएगा। मैंने पहले ही कहा था कि कट ऑफ जो है वो 90 के आसपास रहेगा, 91 गया। तो इस बार भी ध्यान रखिएगा, ये सब चीजें आप तभी समझ सकते हैं जब आप पीवाईक्यू की सही से एनालिसिस करना सीखें। तो हमने ये पाया कि डिस्ट्रिक्ट का प्रोग्राम देना आपको आवश्यक है। अब देखिए, बिहार में जो डिस्ट्रिक्ट की संख्या है, बिहार को अगर बांट दे जिले के आधार पर, तो वो 38 डिस्ट्रिक्ट है, हम सभी जानते हैं। तो हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, 38 के 38 डिस्ट्रिक्ट के विषय में पढ़ लेने वाले हैं, ठीक है। अभी आपके पास समय भी है, एग्जाम का डेट भी बढ़ गया, तो थोड़ा सा हमें भी वक्त मिल गया, थोड़ा सा आपको भी वक्त मिल गया। आप तैयारी कर लीजिए। आप देखेंगे क्या, 38 के 38 डिस्ट्रिक्ट का हम जब सब चीज देख लेंगे कि इन 38 डिस्ट्रिक्ट में क्या क्या चीजें हैं, है ना, कोई चीज इस तरह क्या है जो करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है, और तमाम चीजों को एक ओवरव्यू ले लेते हैं, तो यहां से अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज के प्रश्न आता है तो फिर हमसे नहीं बच के जाएगा। और 38 डिस्ट्रिक्ट का पढ़ लेंगे तो पूरा बिहार हो गया। मामला समझ में आया। तो एक एक करके हम लोग चीजों को देखेंगे। अब यहां पर शुरुआत कहां से करेंगे उसको समझ लीजिए, उस पैटर्न को। शुरुआत हमने किया है पश्चिम चंपारण से। आप में से बहुत सारे लोग इस बात को समझ पा रहे होंगे, पश्चिम चंपारण से क्यों शुरू किया है। एकदम ऊपर से उत्तर से हमने शुरू कर लिया है, नेपाल बॉर्डर से। पश्चिम चंपारण के बाद जो है, पूरे मैप को देखते चलिए, जो उत्तरी मैदान है, सोमेश्वर की पहाड़ियां, वहां ले चलिए अपने दिमाग को, रिविजन भी इससे होगा आपका। तो पश्चिम चंपारण के बाद पूर्वी चंपारण पढ़ लेंगे। उसी के आसपास के डिस्ट्रिक्ट जो है, चाहे वो सीतामढ़ी हो, उसके बाद शिवहर हो, मुजफ्फरपुर हो, इन सब चीजों को देखते हुए इसी तरीके से हम फ्लो में आगे बढ़ते चलेंगे। ये मामला समझ में आ गया। यानी कि एपिसोड 1 में पश्चिम चंपारण को लेकर के हम लोग चर्चा करने वाले हैं। पश्चिम चंपारण से जुड़े हुए जो मुख्य बातें हैं उसको देखेंगे। ये चीजें आपने एनालिसिस समझ लिया है तो इसके महत्व को आप समझ गए होंगे। अब चलिए, जब हम डिस्ट्रिक्ट को देखेंगे तो सबसे पहले एक चीज समझने की कोशिश करेंगे। वो कोशिश क्या है कि पश्चिम चंपारण जो है वह यहां पर अगर आप देखेंगे तो नेपाल बॉर्डर को साझा करता है, ठीक है। यानी कि एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है बिहार का। बिहार के कई सारे उत्तर के डिस्ट्रिक्ट हैं जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। मैं एक एक पर जब आऊंगा तब हम उसको लेकर के बात करेंगे। तो ये चीजें, और उत्तर में देखेंगे, सबसे उत्तर में अगर कोई डिस्ट्रिक्ट यहां पर पड़ता है तो वह वेस्ट चंपारण ही बिहार का पड़ जाता है। तो एक चीज आपको इसके आधार पर यह भी याद रखना है। इसके जरा चौहद्दी को अगर आप देख लेंगे तो इधर देखेंगे नेपाल है, एक तरफ नेपाल देखने को मिलेगा, दूसरी तरफ पूरब में अगर आप देखेंगे, ठीक पूरब में, तो पूर्वी चंपारण है, नेपाल का भी हिस्सा रख सकते हैं। ऊपर उत्तर में भी आपको नेपाल देखने को मिलेगा। और अगर पश्चिम में देखेंगे तो उत्तर प्रदेश, और यहां पर अगर दक्षिण में देखेंगे तो आप गोपालगंज वाले हिस्से को ले सकते हैं। हम लोग गोपालगंज भी आगे चल करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो पश्चिम चंपारण कई मायनों में इंपॉर्टेंट है। यह बात तो समझ में आ गया। अब चलिए, जब यहां पर हमने चौहद्दी देख लिया तो यहां पर कुछ चीजों को लेकर के और विस्तार से समझ लेते हैं। अब यहां पर जनसांख्यिकी को देखते हैं, यानी कि डेमोग्राफी को समझने की कोशिश करते हैं। हम सब जानते हैं कि 2011 का ही जनगणना हमारे पास है। अब यहां पर भी एक ट्विस्ट है, इसको समझ लीजिए।
2011 की जनसंख्या कहने का तात्पर्य है कि देश में हर 10 साल पर जो है वह सेंसस होता है। तो आप कहेंगे सर फिर 2011 आखिरी क्यों, 2021 होना चाहिए था। लेकिन साथियों मैं कहूंगा कि 2021 में कोरोना हो गया था और इस वजह से सेंसस का कार्य नहीं हो पाया। अभी होम मिनिस्ट्री ने, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने यह कहा कि 2027 में 2 चरण में हम लोग क्या कराने वाले हैं, सेंसस का काम कराने वाले हैं। इसको लेकर के क्या कर दिया गया है, नोटिफिकेशन जारी किया गया। यह सब प्रश्न में बन सकता है, 2027 में सेंसस होगा। और इसके साथ ही क्या कह दिया गया कि यहां पर जो है वो कास्ट सेंसस की कंडीशन भी हम देखने को मिलेगा, वो इसके साथ ही होगा। यह स्वतंत्र भारत में पहली बार होगा कि सेंसस के साथ कास्ट सेंसस हो रहा है, ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न बन सकता है यहां से। तो फिलहाल हमारे पास जो ऑफिशियली डेटा है वो 2011 की जनगणना का है, सेंसस का। एक चीज ध्यान रखिएगा कि बिहार में एक और सेंसस हुआ, वो बिहार सरकार ने अपने बलबूते पर कराया और वो सेंसस हुआ 2023 में। 2023 में कौन सा सेंसस था, वह था बिहार जातिगत सर्वे, और उसमें भी तमाम तरह के आंकड़े जो है निकाले गए। तो आपको मैं वो पहले बता चुका हूं, बिहार स्पेशल एक पूरा क्लास ही मैंने उस पे लिया। अगर उसके आधार पर प्रश्न में बिहार जातिगत सर्वे के आधार पर पूछा जाता है तो फिर आपको 2023 का आंकड़ा लेना है, और प्रश्न अगर 2011 के सेंसस को रखता है तो फिर इस आंकड़े को लेकर चलना है। ये एकदम क्लियर करके चलना पड़ेगा। बीपीएससी में जो लोग भी बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा दे रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी है दोनों आंकड़ों को सही से समझ लेना, नहीं तो आप मिक्स करेंगे और गलती करके आएंगे, जैसे लास्ट ईयर कुछ लोगों ने किया। जनसंख्या के आधार पर चर्चा करेंगे, वैसे नहीं इस तरह की चीजें प्रश्न पूछा जाता, फिर भी क्यों ना पढ़ के जाए। अगर देखेंगे तो 39,35,042 जनसंख्या 2011 के अकॉर्डिंग है। महिला की देखेंगे तो वह 18 लाख, और पुरुष का अगर यहाँ पर देखा जाए तो वह 20 लाख के आसपास पड़ता है। वृद्धि दर देखा जाए 2001 से 2011 तक में तो जनसंख्या में 29.29% का वृद्धि हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट लिंगानुपात, लिंगानुपात की बात करेंगे तो यहां पर कहा गया है 909। अब ये 909 क्या है, देखिए सेक्स रेशियो जो निकलता है वह एक तरह से मेल और फीमेल को लेकर के, तो कहा जाता है कि भाई यहां पर जो 1000 मेल हैं उसमें कितनी फीमेल हैं। तो 1000 मेल में जो पश्चिम चंपारण है उसमें 909 फीमेल है। ठीक, दूसरी बात यहां पर 953 एक और आंकड़ा है, यह भी लिंगानुपात में ही। ये क्या है, शिशु। शिशु में यहां पर ध्यान रखिएगा, ये अगर आता है तो 0 से लेकर के 6 साल तक, ठीक है, और इसमें 0 से 6 साल तक के जो बच्चे हैं, शिशु हैं, उसका लिंगानुपात क्या है, और उसमें 1000 जो मेल होगा उसमें से 953 जो है फीमेल बच्ची होगी। ये समझ में आ रहा है, तो ये ध्यान रखना है। यानी कि आने वाले समय में इससे देखिए, इसे एनालिसिस कैसे करेंगे, ये दोनों डेटा देगा और डेटा एनालिसिस करने के लिए आपको प्रश्न दे देगा। यहां देखिए 909 है फीमेल, ये ओवरऑल है चंपारण का, और यहां पर अगर 953 होता है तो आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये जो लिंगानुपात है, सेक्स रेशियो, ये बेहतर होगा। समझ में आ रहा है, जो कि यहां बेहतर हो रहा है, तो यही तो आगे चल के एडल्ट बनेंगे ना, तो ये आगे चल के सेक्स रेशियो सुधर सकता है। ये बात है। यहां पर देखा डेटा को कैसे एनालिसिस करते हैं और इसी से प्रश्न बनता है। और फिर आप कहते हैं कि सब कुछ पढ़ के गए थे, पता नहीं कहां से प्रश्न पूछ दिया, यहां से ऐसे प्रश्न पूछा जाता है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स चीजों से आपको रूबरू होना चाहिए, कंफर्ट जोन से खुद को थोड़ा सा बाहर निकाल लीजिए, प्रश्न बन जाएगा। आगे बढ़ जाए, मजा आ रहा है पढ़ने में ना, कमेंट करके बताएंगे। और कितने लोग पश्चिम चंपारण से जुड़े हुए हैं लेक्चर में वो बताएंगे, और आप किस डिस्ट्रिक्ट के हैं ये भी बताएंगे, क्योंकि आपके डिस्ट्रिक्ट का भी नंबर आने वाला है। 38 के 38 डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले लोगों का कहीं ना कहीं नंबर आएगा किसी ना किसी दिन में, हम लोग वो देखते चलेंगे। ठीक है, साक्षरता को लेकर के बात करते हैं। कुल है 55.7%, महिला 44 और पुरुष जो है 65%। एक चीज ध्यान रखिएगा, आप लोग बताइए मुझे कमेंट करके, मैं ये पढ़ा चुका हूं बिहार जातिगत सर्वे 2023, उसके आधार पर साक्षरता कुछ और देखने को मिलेगा, वो कमेंट करके बताएंगे, बता चुका हूं ऑलरेडी। क्षेत्रफल जो है 5228 वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है, यानी कि इसका क्षेत्रफल बहुत बड़ा है, सर्वाधिक है। देखिए इसके लोग साइज को देख लीजिए, है ना, तो ये ध्यान रखना है। ये प्रश्न पहले दोस्तों पूछा जा चुका है, ये PYQ का है, ये प्रश्न आ चुका है, तो आपको इसको ध्यान रखना है। और जन घनत्व की चर्चा करेंगे, जनसंख्या घनत्व। देखिए पहले अगर इंडिया को लेवल पे हम चर्चा करते हैं, भारत को लेकर चलते हैं, तो जनसंख्या घनत्व के आधार पर दोस्तों बिहार जो है वह किस नंबर पे आता है इस देश में, फर्स्ट पे। पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार का इस देश में किसी भी राज्य से सर्वाधिक है। और अगर पश्चिम चंपारण देखें बिहार में डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से, तो यहां पर 763 पर वर्ग किलोमीटर लोग रहते हैं। मामला समझ में आ रहा है, यानी कि 1 वर्ग किलोमीटर में 753 लोग रहते हैं। अब सोच लीजिए
कितना पॉपुलेशन डेंसिटी है इस डिस्ट्रिक्ट का। तो ये मामला यहाँ तक, ये कुछ डेटा से चीज़ याद आएगा, बता देंगे। आगे चलिए अब जरा इसके हिस्ट्री को भी समझ लेते हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आ जाएगा तो वह भी आप कर लेंगे। वर्ष 1972 में चंपारण जिला के विभाजन से यह पश्चिम चंपारण जो है वो अस्तित्व में आया। मैंने आपको पहले भी बताया था बिहार में ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट हैं, ध्यान से समझिए अभी जो मैं बोलने वाला हूं। पीआईक्यू में ऐसे प्रश्न देखा जाएगा, आपको पूछा जा चुका है इस तरह के प्रश्न। क्या है, बहुत सारे ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जो डिस्ट्रिक्ट का नाम कुछ और है लेकिन उस डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर मुख्यालय कुछ और है। जैसे एक उदाहरण पश्चिम चंपारण जिला का नाम है, लेकिन अगर प्रश्न में पूछ लिया जाए इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर कहाँ है तो गलती से भी पश्चिम चंपारण में टिक मत मार के आइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। सब कुछ जानते हो गलत करेंगे। दरअसल इस शहर का, इस डिस्ट्रिक्ट का जो हेडक्वार्टर है वो बेतिया शहर में है। ठीक है, तो बेतिया को ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट है। जैसे कि वैशाली, जब मैं वैशाली डिस्ट्रिक्ट पढ़ाऊंगा तब भी चर्चा में आएंगे, लेकिन अब बता देता हूं, आज ही चर्चा आ गया। वैशाली डिस्ट्रिक्ट है लेकिन वैशाली का हेडक्वार्टर कहाँ है? वैशाली में है? नहीं, कहां पर है? हाजीपुर में है। ऐसे ही कुछ चीजें आपको देखा जाएगा। और बिहार में ऐसे डिस्ट्रिक्ट की संख्या 8 से 9 है। मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट, जब मैं जिला दर्शन पढ़ा रहा था बिहार स्पेशल, जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, उसमें मैं ये बात बताया हूं कि किस किस डिस्ट्रिक्ट का हेडक्वार्टर अलग अलग है। क्योंकि प्रश्न आया है तो आपको सही से पता होना चाहिए। ठीक है, तो बेतिया हो गया मुख्यालय। आगे चले, महाजनपद युग में विदेश साम्राज्य का हिस्सा हुआ करता था। महाजनपद, 16 महाजनपद, ध्यान है ना, तो उसमें विदेश साम्राज्य भी एक जनपद था और उसका हिस्सा ये जो चंपारण उस समय कह लें तो हुआ करता था। आगे चल करके विभाजन हो गया तो ये वेस्ट चंपारण हो गया। और मौर्य साम्राज्य और सम्राट हर्ष के साम्राज्य का भी ये हिस्सा रहा, क्योंकि हम सब जानते हैं कि मगध का कैसे विस्तार होता है। और फिर उस हिसाब से पूरे अगर देखेंगे भारत के अधिकांशतः हिस्सों में मौर्य साम्राज्य भी और सम्राट हर्ष के समय में भी साम्राज्य का विस्तार इस तरह से हुआ। और पूर्व पाषाण कालीन साइट में देखेंगे तो निश्चित तौर पर वाल्मीकि नगर को कौन भूल सकता है। तो जब भी पश्चिमी चंपारण की चर्चा आएगा दोस्तों, एक चीज आपकी जुबान पर निश्चित तौर पर रहना चाहिए, वह वाल्मीकि नगर है। क्योंकि वाल्मीकि नगर से जुड़े हुए कई फैक्ट यहां पर आपको देखने को मिलेगा। मैं बताऊंगा धीरे धीरे, आप समझ जाएंगे। चलिए कुछ चीजों की और बात करते हैं, भौगोलिक परिदृश्य की चर्चा करते हैं। भौगोलिक परिदृश्य में कुछ चीजें तो मैंने आपको यहां पर तस्वीर से बता दिया। तो मैं अक्सर कहा करता हूं ना कि मेरा लेक्चर लेना है तो मैप लेके बैठिए, एड्रेस लेके बैठिए, ताकि मैं ऐसे समझा दूंगा चीजों को कि आपको याद ही ना करना पड़े। तो राज्य सीमावर्ती की चर्चा अगर मैंने पहले भी कहा कि उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश में भी देखेंगे तो एक जगह है, अगर मान लीजिए जगह से पूछ दिया जाता है तो वह ध्यान रखना है वो कौन सा जगह है? देवरिया। ठीक है, और अगर अंतरराष्ट्रीय सीमा तो वो कौन सा है? नेपाल। उत्तरी हिस्से में अगर आप देखें यह वाला जो हिस्सा है तो यह देखेंगे सोमेश्वर एवं दून श्रेणी की पहाड़ी क्षेत्र है। यह मैं पहले आपको बता चुका हूं जब मैं आपको बिहार का भौतिक चीजें पढ़ा रहा था तब। उसके बाद देखेंगे तो तराई क्षेत्र आएगा, जो थारू जनजाति यहां पर निवास करती है। ध्यान रखिएगा, कौन सी? थारू। ये ट्राइबल्स ग्रुप है। ठीक है, तो बिहार के ट्राइबल जो मैंने बताया था उसमें मैंने बताया था। अच्छा चलिए, बिहार जातिगत सर्वे के हिसाब से ये बताइए कि बिहार में ट्राइबल्स की संख्या कितनी है? कमेंट बॉक्स में हिंट देता हूं, 2% से कम है, तो इसीलिए इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं पहले पढ़ा चुका हूं। चलिए, तो कुल मिलाकर के एक जो ट्राइबल है वो पश्चिम चंपारण में भी, ये याद रखना। और कौन सा है? थारू जनजाति निवास। तराई से हटने के बाद निश्चित तौर पर हम कहां पहुंचेंगे? मैदानी क्षेत्र में पहुंचना शुरू कर देंगे। तो ये चीजें भौगोलिक प्रदेश के आधार पर इस डिस्ट्रिक्ट का आप ध्यान रखेंगे, मैं ये मान करके चलता हूं। आगे बूढ़ी गंडक, कुछ नदियों को लेकर के चर्चा करते हैं। बूढ़ी गंडक का उद्गम स्थल देखने को मिलेगा ये, और अगर वो नदी देखिएगा बूढ़ी गंडक, उद्गम स्थल चौतरबा और विशंभरपुर, पश्चिम चंपारण से ये देखने को मिलेगा। दक्षिण भाग में चौर क्षेत्र है। चौर क्षेत्र मतलब समझते हैं? लखनी चौर उसका नाम है। चौर मतलब, अगर आप लोग बिहार में जो लोग रहते होंगे वो जानते होंगे। होता क्या है कि बिहार में बहुत सारी नदियां हैं। ठीक है, तो जो निचला हिस्सा हो जाता है जमीन का, वहां पर क्या होता है कि नदी का पानी लंबे समय तक लगा रहता है। खास करके अभी देखेंगे आषाढ़ सब के महीना में जो मानसून जैसा ही आएगा पानी चला जाएगा तो फसल पूरा बर्बाद है। 4-5 महीने चूंकि लो लैंड है, पानी पूरा लगा रहेगा, तो ऐसे एरिया को चौर कहते हैं। यानी कि तकरीबन 1-2 सीजन वहां पर फसल होता है, नहीं तो पूरे साल फसल नहीं होगा। तो ये ध्यान रखिएगा। चट्टानों का देखेंगे, टर्सरी चट्टान, जब मैं चट्टान पढ़ा रहा था ये बताया था मैंने, अलग से बता देता हूं। टर्सरी चट्टानों का क्षेत्र है, मुख्यतः आप देखेंगे तो ये तराई भाग में देखा जाएगा। गंगा का उत्तरी मैदान है। हम सब जानते हैं कि गंगा किस तरह से, अगर बिहार के इस मैप को इस तरह से अगर डिसाइड करेंगे आप, अगर यहाँ पर इसको थोड़ा सा बिहार के मैप को इस तरह से देखेंगे तो गंगा यहाँ पर बह रही है, ये गंगा नदी है।
ठीक है, और चंपारण का लोकेशन लगभग ये है। तो देखिए ये उत्तरी मैदान हो गया ना, ये उत्तरी मैदान हो गया, ये पूरा मिथिला वाला हिस्सा। तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पर जो है वो चंपारण है, ठीक है। गंगा का उत्तरी मैदान पर्वत पदीय चुनेदार एवं तराई मिट्टी यहाँ पर देखने को मिलेगा। बिहार में नहरों से सिंचित क्षेत्र के मामले में दूसरा इसका स्थान होता है। ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहला क्या है वो बता दें, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं बता चुका हूँ। ऐसे रिवीजन होता चलेगा। आप डिस्ट्रिक्ट पर आ रहा हूँ, बिहार स्पेशल उधर चल रहा है, तो रिवीजन साथ साथ करते रहिए। दूसरा सर्वाधिक वनावरण क्षेत्र वाला जिला जो है वो है, और यहाँ पर 903.34 वर्ग किलोमीटर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। बिहार में सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र वाला जिला यही है, 249.34 वर्ग किलोमीटर। इसको अलग से नोट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये पूछा जा सकता है आपसे, ठीक है। अब यहाँ ये स्लाइड जो है ना, यहाँ से प्रश्न बनने के चांस 90% है। कितने परसेंट है? 90%। तो क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेकर के रख लेना है या फटाफट नोट कर लीजिए। 90% क्या है, क्यों है, बताता हूँ। हमने यहाँ पर अभ्यारण्य की चर्चा की है, और मैंने एक नाम बताया था ना, वाल्मीकि नगर, याद है? देखिए, वाल्मीकि वन्य प्राणी अभ्यारण्य और उदयपुर वन्य प्राणी अभ्यारण्य, ये दोनों जो है यहाँ पर अभ्यारण्य है। 2 अभ्यारण्य हो गया। अब एक चीज दोस्तों और, बिहार एक ऐसा स्टेट है जहां पर अगर नेशनल पार्क की चर्चा करेंगे तो बिहार में नेशनल पार्क की संख्या जो है दोस्तों वह केवल एक ही है। एक ही नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है, और वो राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में ही है, और उसका नाम भी वाल्मीकि के नाम पर ही है, वाल्मीकि नगर राष्ट्रीय उद्यान। तो अब समझ में आया कि मैं क्यों कह रहा था वाल्मीकि नगर याद रखना है, क्योंकि वाल्मीकि नगर के नाम पर अभ्यारण्य भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है, काम आसान हो जाएगा। जल विद्युत परियोजना की चर्चा करते हैं। मैंने आपको कहा था बूढ़ी गंडक को लेकर पूर्वी गंडक नहर जल विद्युत परियोजना कहां पर? वाल्मीकि नगर। देखिए वाल्मीकि नगर कैसे, इसीलिए कहते हैं ना फैक्ट याद करने की जरूरत नहीं है, कुछ चीजें सीख लेंगे वो आपको बहुत काम आता जाएगा, ठीक है। इसके अलावा बडबल जो अभी निर्माणाधीन है, अभी नहीं हुआ, तो अगर ये पूछा जाए तो अंडर कंस्ट्रक्शन बताइएगा। चलिए आर्थिक परिदृश्य को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। बिहार की अगर आर्थिक परिदृश्य अगर आप देखेंगे ना, तो कुल मिलाकर के अधिकांशतः डिस्ट्रिक्ट जो है वो कृषि पर आधारित ही होगा। जो बिहार सर्वेक्षण आया, सर्वे 2023 का, उसमें कहा गया, उसका आंकड़ा मैं देख रहा था कि 75% से अधिक पॉपुलेशन आज भी बिहार की कृषि और उससे जुड़ी हुई गतिविधियों पर आधारित है। तो आर्थिक परिदृश्य में देखेंगे तो कृषि आपको नंबर 1 पर दिखेगा। और कृषि की जब चर्चा करेंगे तो 2-3 चीजें याद रखिएगा। संपूर्ण बिहार में क्या क्या? चावल पहले, दूसरे पर क्या? गेहूं, तीसरे पर क्या? मक्का। ये ओवरऑल बिहार का देखने को मिलेगा, लेकिन डिस्ट्रिक्ट वाइज इसमें तब्दीली हो सकता है। जैसे गेहूं के सर्वाधिक उत्पादन व सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिलों में से एक ही आएगा। ईख के सर्वाधिक उत्पादकों में से एक, ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ईख का सबसे अधिक उत्पादन यही होता है। उद्योग कारखाना की बात करेंगे, अब चूंकि ईख का उत्पादन हो रहा है तो बताइए चीनी मिल होगा ना वहां पर, लॉजिक लगाना है, इसके लिए याद नहीं करना है। अब देखिए उद्योग कारखाना, तो चीनी मिले जो है बगहा में, नरकटियागंज में, मझौलिया में, हरिनगर, बहुत फेमस है ये चारों, ठीक है, नोट करके रखिए। बिहार के उद्योग के लिए पूछा जाता है। बिहार की सबसे बड़ी चीनी मिल जो है उत्पादन में अगर देखा जाए तो वो हरिनगर, वो कहाँ पड़ता है? वो वेस्ट चंपारण में ही पड़ता है। हथकरघा, शॉल, मफलर और तौलिया गमछा, इन सब चीजों के लिए भी यहाँ पर कारखाना देखा जाता है। और फिर यहाँ पर पर्यटन के लिहाज से अगर चीजों को आप समझने की कोशिश करेंगे तो वह रामायण पर्यटन परिपथ जो है, अब देखिए वाल्मीकि नगर फिर से आ गया, जानकी वानिकी गढ़ यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, क्योंकि नेपाल से सटा हुआ है वो इलाका, तो वो जानकी वाला क्षेत्र जो अभी सीतामढ़ी आऊंगा तो और उस पर हम चर्चा करेंगे उस पर विस्तार से। तो ये यहाँ पर आप थोड़ा सा ध्यान रखना। गांधी पर्यटन परिपथ पश्चिम चंपारण से संबंधित स्थल, ये पूछा जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। गांधी पर्यटन परिपथ में सदाकत आश्रम एवं गांधी संग्रहालय भी शामिल है, यानी कि महात्मा गांधी से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें जो है उसको इकट्ठा एक जगह कर दिया गया है। तो ध्यान दीजिएगा, इसी परिपथ में सदाकत आश्रम और गांधी संग्रहालय, गांधी म्यूजियम भी शामिल किया गया है, प्रश्न में आ सकता है, इसको अलग से नोट कर लेना है। हजारीमठ धर्मशाला बेतिया, जो कि हेडक्वार्टर ही इसका पड़ता है इस डिस्ट्रिक्ट का। इसके बाद भिथरवा आश्रम, फिर श्रीरामपुर, फिर बिंदवा, कोयलडी, मुरली भरहवा और अमोलवा और हरदिया कोठी, ये, और इसी में सदाकत आश्रम और गांधी म्यूजियम भी शामिल है, तो इसको ध्यान रखना है। चलिए महोत्सव से प्रश्न आ सकता है। तो देखिए मैंने वाल्मीकि ऋषि का कहा, मतलब एक ऋषि हुआ करते थे वाल्मीकि, अब उनके नाम पर बहुत सारी चीजें यहाँ पर, इसलिए एक ही बार बता दिया था कि वाल्मीकि
नाम याद रखना है। तो वाल्मीकि महोत्सव भी होता है, देखिए वाल्मीकि महोत्सव और नंदनगढ़ जो है महोत्सव, ये भी आपको 2 देखने को यहाँ पर मिलेगा। तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो आपको पश्चिम चंपारण से ठीक ठाक प्रश्न बनता हुआ नजर आएगा। अब देखिए एक बार डिस्ट्रिक्ट का आप ओवरव्यू ले लिए, डिस्ट्रिक्ट के हिसाब से पढ़ना कितना आसान हो गया आपके लिए। इस डिस्ट्रिक्ट से क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आपने देख लिया। अब देखेंगे ऐसे ही 38 के 38 जिले हम देखेंगे ना, आपका बिहार स्पेशल तो पूरा हो ही जाएगा 30 क्वेश्चन, करंट के कुछ क्वेश्चन हो जाएंगे क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट में कुछ ना कुछ आता रहेगा, और फिर एक्स्ट्रा जो कुछ प्रश्न आता है वो भी आपका हो जाएगा। तो इसलिए मैंने कहा कि 70 से 75 प्रश्न तक आप अपने रेंज में ला रहे हैं, और इससे आसान क्या हो सकता है। तो इसीलिए लगातार ये तीनों प्रोग्राम जो भी मैं करूंगा, तीनों प्रोग्राम को अच्छे से देखते रहिए, अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और फिर इसका लाभ उठाइए। आज के लिए इतना ही। अगला लेक्चर पूर्वी चंपारण का होने वाला है। आप लोग किस डिस्ट्रिक्ट से हैं जरूर बताएंगे, पश्चिम चंपारण के लोग लिख करके जरूर बताएंगे, और आपका डिस्ट्रिक्ट का नंबर कितना जल्दी आप चाहते हैं, जिसका कमेंट ज्यादा आएगा उसका पहले पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए। स्वागत है। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू सो मच।